नमस्कार बच्चों, मैं इला गुसरेस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विज्ञान के चैप्टर प्रकाश का 5वां भाग शुरू करेंगे, जिसका नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी एवं दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले लेते हैं हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यह चिन्ह और परिपाटी से क्या तात्पर्य है? बच्चों, हम लोगों ने अभी जब पिछली बार प्रतिबिंब बनाए थे तो हमने बहुत सारी दूरियों के बारे में जाना कि वस्तु कितनी दूर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस दूरी कितनी है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो ये सारी दूरियां धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं? तो चिन्ह से मतलब यही है कि ये दूरियां धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं। दूसरा शब्द आया परिपाटी। परिपाटी यानी हमने कुछ बातें निर्धारित कर रखी हैं जिनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये कोई नियम नहीं है, पर हम सुविधा के लिए हम लोग कुछ बातों को फॉलो करते हैं। तो वही क्या कहलाती है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहलाती है। अब यहाँ पर आप देखिए कौन कौन सी दूरियां हैं। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली दूरी है u, स्मॉल u। किसको कहा जाता है? दर्पण से या ध्रुव से वस्तु की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी u कहलाती है। अगली है स्मॉल v। दर्पण या ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, स्मॉल v। फोकस दूरी आप पढ़ चुके हैं, जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। इसके अलावा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। h और h डैश ये हमने नहीं पढ़ा। ये है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो h कहलाएगी और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो h डैश कहलाती है। तो ये सारी जो दूरियां हैं ये धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, ये किस प्रकार से निर्धारित होगा वो हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी से करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हम लोग इस पद्धति में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। यानी इसमें ध्रुव कौन सा है, ये O बिंदु। मैंने आपको बताया था कि ध्रुव को बहुत सी किताबों में O से डिनोट कर रखा है और बहुत सी किताबों में P से कर रखा है। आप चाहे P से करें, आप चाहे O से करें, हमारा ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु ही रहेगा। तो दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु मानते हैं। मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति के अनुसार x अक्ष माना है। तो क्यों माना है? आप लोगों ने कई बार ग्राफ बनाया है मैथ्स में, तो आप देखते होंगे एक आप निर्देशांक पद्धति इस्तेमाल करते हैं कि मूल बिंदु से जो क्षैतिज रेखा जाती है वो x अक्ष है और जो लंबवत रेखा जाती है वो क्या है, y अक्ष है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो मूल बिंदु से होकर ये जो रेखा जा रही है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, यही मुख्य अक्ष किस तरह की है, ये निर्देशांक पद्धति के x अक्ष के अनुसार बनाई हुई है। दूसरी चीज, हम इस मुख्य अक्ष के समांतर मतलब इस दर्पण से इधर और इधर जो भी दूरी नापेंगे वो किससे नापते हैं, अपने मूल बिंदु यानी ध्रुव से नापते हैं। तीसरी बात, वस्तु जो होगी वो सदैव कहाँ रखी जाती है, दर्पण के बाईं ओर। जो प्रकाश आपतित होगा वो बाईं तरफ से आता है और दर्पण पर पड़ता है। जब भी आप चित्र बनाएंगे तो वस्तु कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे और प्रतिबिंब उस वस्तु की स्थिति के अनुसार फिर निर्मित होगा। अगली बात, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर, यानी ये हमारा मूल बिंदु है, इसके बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। और दाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक। यानी दर्पण से बाईं ओर की जितनी भी दूरी नापी जाएंगी, चाहे वो u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, चाहे r हो, वो सब कैसी होंगी, ऋणात्मक। और जो दाईं ओर की दूरियां होंगी वो सारी होंगी धनात्मक। इसी तरह से बच्चों, ये जो हमारी मुख्य अक्ष है इसके ऊपर वाली जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी कैसी होंगी, धनात्मक। और नीचे वाली जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी होंगी हमारी ऋणात्मक होती हैं।
तो ये तो हैं हमारे कुछ बिंदु जिनको हम फॉलो करते हैं इस चिन्ह परिपाटी में, और फिर उन्हीं के द्वारा हम अपने सवालों को या आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। अभी तक हमने ये कॉमन बातें तो कर ली, पर अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में आप तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि कौन सी दूरी धनात्मक होगी और कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, आप ये हमारा अवतल दर्पण रहा और ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। इन दोनों ही दर्पणों में u का मान क्या होगा? ऋणात्मक। क्यों? u क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी। और हमने क्या नियम लगाया था कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी? दर्पण के बाईं ओर। तो बाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक। इसलिए u तो हमेशा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कैसा होगा? ऋणात्मक ही होता है। अगली दूरी आती है हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी बच्चों आपने पढ़ा, अवतल दर्पण में तो होती है बाईं तरफ और उत्तल दर्पण में होती है दाईं तरफ। तो उत्तल दर्पण में तो फोकस दूरी हुई धनात्मक, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होती है। इसी तरह से वक्रता त्रिज्या है, अवतल दर्पण में बाईं ओर और उत्तल दर्पण में दाईं ओर। तो अवतल दर्पण के लिए तो ये होगी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण के लिए ये कैसी होगी? धनात्मक होती है। इसके बाद आती है प्रतिबिंब की दूरी। अब आप अवतल दर्पण से जब हमने प्रतिबिंब बनाए थे तो उसकी 6 स्थितियां थी। उनमें 5 स्थितियों में तो प्रतिबिंब बना था किधर? बाईं तरफ दर्पण के, और एक स्थिति ऐसी थी जो प्रतिबिंब बना था दर्पण के दाईं तरफ। तो यहाँ पर जब भी प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। पर जब वो दाईं तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो दूरी कैसी कहलाएगी? धनात्मक कहलाती है। तो अवतल दर्पण में v का मान इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब किस तरफ बना है, बाईं तरफ बना है या दाईं तरफ बना है। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? दाईं तरफ बनता है। तो दाईं तरफ जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? दूरी कैसी होती है? धनात्मक। तो उत्तल दर्पण के लिए दूरी हमेशा कैसी होती है? प्रतिबिंब की धनात्मक होती है। तो ये हो गई हमारी कौन कौन सी दूरी? u, v, f और r। अब बात आती है h और h डैश की। हम लोग सामान्यतः बच्चों जो वस्तु होती है उसको हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं। तो इसलिए चाहे उत्तल दर्पण से हम बात करें या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात करें, वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमेशा कैसी होगी? धनात्मक। क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं वो कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। यानी h का मान जो है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए कैसा होगा? धनात्मक होता है। जबकि h डैश का मान, h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसकी स्थिति अवतल दर्पण में क्या होगी? प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो h डैश का मान कैसा होगा? ऋणात्मक। और प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो h डैश का मान कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है इस बात पर निर्भर करेगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है या नीचे। ऊपर बना तो दूरी कैसी हो जाएगी? यानी ऊंचाई कैसी हो जाएगी? धनात्मक। और यदि नीचे की तरफ बना तो कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो हमेशा बनेगा प्रतिबिंब, तो यहाँ पर h डैश का मान हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होता है। तो इस तरह से कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार u, v, f, r, h, h डैश को चिन्ह दिया जाता है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। अब हम बात करते हैं बच्चों दर्पण सूत्र की। तो अगला टॉपिक हमारा दर्पण सूत्र है। ये क्या होता है? हमने अभी बहुत सी दूरियों के बारे में पढ़ा, तो उनमें से एक तो u, v और f, इन तीनों राशियों में जो संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। क्योंकि इस संबंध को एक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, और वही समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण सूत्र कहलाता है। तो दर्पण सूत्र लिखें उससे पहले जान लें एक बार फिर से कि u क्या है, v क्या है और f क्या है। u हमारी ध्रुव से वस्तु की दूरी, v
ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और f क्या है, फोकस दूरी। तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो दर्पण के लिए हम जिस समीकरण से व्यक्त करेंगे वही क्या होगा, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो वो संबंध क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इतना छोटा सा समीकरण है और यही क्या कहलाएगा, दर्पण सूत्र कहलाता है। आपसे बच्चों एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है कि दर्पण सूत्र लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ इतना सा लिखना है और आपके 1 नंबर बन जाते हैं। तो इस चीज़ को याद करिएगा अच्छी तरह से कि दर्पण सूत्र क्या है। चिन्ह का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1/v और 1/u के बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान है। माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए चिन्हों का ध्यान हमें ज़रूर रखना है। अब आपके बुक में केवल अवतल दर्पण से जो दर्पण सूत्र व्युत्पन्न होगा उसके बारे में बता रखा है, यानी आपके एग्जाम में अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए प्रश्न भी आ सकता है। तो हम वो किस प्रकार करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम एक किरण चित्र का निर्माण करेंगे। हमने अवतल दर्पण से ये प्रतिबिंब बनाया। अब इस किरण चित्र से हम उस सूत्र को, कौन से सूत्र को, जो भी आपने पढ़ा था 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u, इसको कैसे व्युत्पन्न करोगे। तो बच्चों यहाँ इस चित्र में देखिएगा आप, हमारी वस्तु कौन सी है, PQ। ये हमारी क्या है, वस्तु है PQ। अब ये है दर्पण का ध्रुव O, तो O से लेकर P तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, U, यानी बिंब की दूरी। दर्पण के किस तरफ है ये, बाईं तरफ, तो कैसी होगी, ऋणात्मक। तो यानी OP जो दूरी है वो हो गई -u। इसी तरह से प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, P डैश Q डैश, और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कौन सी हुई, OP डैश। तो ये जो OP डैश दूरी है वो भी किस तरफ है, दर्पण के बाईं तरफ, तो ये भी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। यानी हमारी प्रतिबिंब की दूरी जो V है वो भी कैसी हो गई, ऋणात्मक। फोकस दूरी हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए किधर होती है, बाईं तरफ, तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी, ऋणात्मक। यानी OF भी हमारा क्या हो गया, -f। तो हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार UVF के आगे अपने निशान तो निर्धारित कर लिए। अब इसके द्वारा हमें सूत्र व्युत्पन्न करना है, तो हम सरलता के लिए ये मान लेते हैं कि -u बराबर क्या है, A, -v बराबर B और -f बराबर क्या है, C। यहाँ आप इस चित्र के अंदर देखिएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हैं, समरूप। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQF, यानी ये वाला त्रिभुज, ये, और त्रिभुज OMF, ये दोनों क्या हैं, आपस में समरूप त्रिभुज हैं, ये और ये। तो बच्चों आप जानते हो कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यही बात यहाँ लिख रहे हैं। आप इस त्रिभुज में देखिएगा, ये PQ/PF, तो हमने लिख दिया PQ/PF। अब इसकी कौन सी हो गई वही भुजाएं, OM/OF, तो बराबर किसके हो गई, OM/OF। यानी दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या है, बराबर है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQ/OM बराबर PF/OF, यानी ये OM को हम इधर ले आए और PF को हमने इधर कर दिया। हमने इसी तरह से यहाँ पे लिखा है। अब बच्चों ये जो दे रखा है आपका OM, ये किसके बराबर है। हालांकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि त्रिभुज में तो सीधी रेखा होती है, पर ये तो दर्पण कैसा है, वक्रित है। पर आपने शुरू में ही पढ़ा था कि हम कौन से दर्पणों की बात कर रहे हैं, कम द्वारक वाले। तो कम द्वारक वालों में ये लगभग कैसा होगा, सीधा मान सकते हैं हम इसको। तो ये OM भुजा किसके बराबर हो सकती है, P डैश Q डैश भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे OM हमारा किसके बराबर हो गया, P डैश Q डैश, क्योंकि ये बिल्कुल समांतर रेखाओं पर ही है दोनों। अब दूसरी चीज, PF किसके बराबर है, PF क्या है, ये वाली दूरी दिख रही है आपको, वस्तु की और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, PF है। इसको हम कैसे निकालेंगे, हम यदि इस वस्तु की दूरी में से फोकस दूरी को घटा दें तो क्या होगा, हमारे इस PF का मान निकल आएगा।
तो हम वही करेंगे कि PF बराबर क्या हो गया, OP, यानी ये क्या हो गया, U का मान हो गया OP माइनस OF। तो ये हमारा इतना मान निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, PF बराबर OP माइनस OF। अब OP को हमने क्या माना था, वस्तु की दूरी है ना, यानी माइनस U था, और माइनस U को हम क्या मान के चल रहे हैं, स्मॉल a, और OF को हम क्या मान के चल रहे हैं, C। तो हमने ये वाला मान रख दिया, यानी PF बराबर किसके हो गया, A माइनस C के हो गया। इन दोनों का मान इसके अंदर अगर रख दें हम तो क्या आएगा, PQ बटे P डैश Q डैश। ये P डैश Q डैश कहाँ से आया, OM किसके बराबर था, P डैश Q डैश के, तो हमने लिख दिया बराबर किसके हो गया, PF बराबर A माइनस C, और OF तो आपको पता है कितना दे रखा है, C दे रखा है। तो ये हमारा बन गया कौन सा, पहला समीकरण। अब इस चित्र में आपको दो त्रिभुज और दिख रहे हैं जो समरूप हैं, एक तो त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। तो हमने लिखा कि त्रिभुज P डैश Q डैश F, ये वाला त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज हो गया, OLF, ये वाले त्रिभुज भी क्या हैं, आपस में समरूप हैं। हमने वही बात लिखी है यहाँ पे, तो इनमें भी वही बात लागू होगी कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख रहे हैं, इनकी संगत भुजाएं देखिए, OL बटे OF, OL बटे OF लिखा, तो ये अनुपात किसके बराबर होगा, इसकी दोनों भुजाओं के अनुपात के। तो वो हमने लिख दिया P डैश Q डैश बटे P डैश F, यानी ये और ये दोनों भुजाएं ले ली, तो ये अनुपात इसके बराबर होगा दोनों त्रिभुज का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ ले गए, जैसे हमने पहले किया था। तो हमने लिख दिया OL बटे P डैश Q डैश बराबर OF बटे P डैश F लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि OL किसके बराबर है। तो OL बराबर क्या हो गया, चित्र में देखिए, OL बराबर किसके हो गया, PQ के, तो वो हमने लिख दिया OL बराबर PQ के। जैसे पहले OM बराबर P डैश Q डैश के था, ऐसे ही OL बराबर किसके है, PQ के हो गया। अब P डैश F, यानी ये किसके बराबर हुआ, अब ये है क्या, P डैश F क्या है, प्रतिबिंब की और फोकस बिंदु के बीच की दूरी। ये तो हमें दे नहीं रखी, तो हम कैसे निकालेंगे, हम जो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, यानी OP डैश जो दे रखा है, उसमें से फोकस दूरी को हटा देंगे। तो इसके अंदर से अगर इसको हटाएंगे तो इतना सा मान हमको पता चल जाएगा। तो हमने वही चीज़ लिखी है कि P डैश F, यानी P डैश F बराबर किसके हो गया, OP डैश OP डैश माइनस OF के हो गया। और OP डैश क्या मान रखा है हमने, B, और फोकस दूरी तो है ही C। अब ये दोनों का मान हम इसके अंदर रख दें तो क्या आएगा, OL किसके बराबर था, PQ के, लिख दिया यहाँ पे, बटे P डैश Q डैश बराबर OF C, और B माइनस C कौन है, P डैश F, जैसा हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ये बन गया हमारा कौन सा, दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण में हमारा जो आया वो क्या आया, A माइनस C बटे C, और दूसरे समीकरण में जो आया वो क्या आया, C बटे B माइनस C। यदि इन दोनों ही समीकरण को हम मिला दें तो हमारा कैसा बन जाएगा, समीकरण इस तरह का बन जाएगा कि C बटे B माइनस C बराबर A माइनस C बटे C। इसका पक्षांतरण कर लें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा, C को ऊपर ले गए और इसको भी ऊपर ले गए, तो C का C से गुणा हुआ तो C स्क्वायर, और B माइनस C का A माइनस C से गुणा करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें। A माइनस C तो है ही ऊपर में, तो जो लिखा हुआ है ये ऊपर गया, तो ये भी आगे किस में आ गया, ब्रैकेट में। अब C स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसका गुणा करके मान आएगा। तो आप जब इनका गुणा करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहले A का गुणा इस B से भी करेंगे और C से भी करेंगे, उसके बाद C का गुणा इस B से भी करेंगे और C से भी करेंगे, पर इस गुणा में चिन्ह का ध्यान जरूर रखेंगे। तो पहले लेते हैं हम A का गुणा हम करते हैं, तो A का गुणा आप B से करोगे तो B भी धनात्मक है और A भी कैसा है, धनात्मक है। तो यहाँ पर A और B का गुणा करने पर क्या आ गया, A भी आ गया, और वो कैसा आएगा, धनात्मक, क्योंकि दोनों क्या है, धनात्मक है। अब यहाँ पर A का गुणा हम किससे करेंगे, C से, तो A तो धनात्मक है पर C कैसा है, ऋणात्मक, तो निशान किसका आएगा, ऋण का, और A और C का गुणा करने पर क्या आ गया, AC। इसी तरह से अब C का गुणा हम B से करेंगे, तो B धनात्मक पर C कैसा है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक का निशान आएगा
और BC आ गया। अब ये माइनस माइनस सी का जब गुणा करोगे तो प्लस हो गया और क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ गया। अब सी स्क्वायर को सी स्क्वायर के पास ले आते हैं तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ये वैसे की वैसे उतर आया ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। यहाँ पर सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया तो क्या आ गया, 0, और बाकी की राशि ऐसी आ गई बराबर ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब इसमें हम ये दोनों माइनस को प्लस का कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं बराबर के, तो ए सी प्लस बी सी बराबर क्या आ गया, ए बी। अब हम प्रत्येक पद में क्या देंगे, ए बी सी का भाग देते हैं। तो यहाँ जब हमने ए सी में ए बी सी का भाग दे दिया प्लस बी सी में ए बी सी का भाग दे दिया बराबर ए बी में भी हमने क्या कर दिया, ए बी सी का भाग दे दिया। तो यहाँ पर भाग देने पर क्या आया हमारा, आप इधर देखिए, ए सी कट गया, बी सी कट गया, ए बी कट गया। तो जो बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/b प्लस 1/a बराबर 1/c। ये मान आ गए। और हमने शुरू में ही निर्धारित किया था कि a बराबर क्या है, माइनस यू, b बराबर क्या था, माइनस वी, और c बराबर क्या था, माइनस एफ। तो ए बी सी का मान रख देते हैं हम लोग। हमने रखा, इसका मान कितना है 1/b का, बताइए, माइनस वी, तो हमने लिख दिया 1/-v। a का मान कितना है, माइनस यू, तो हमने यहाँ पे लिखा, ये प्लस का निशान तो ये आएगा ही, इसको ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 1/u बराबर f का मान क्या था, माइनस में था, और वो हमने रख दिया c की जगह पे, यानी -1/f। अब इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो पहली बात, माइनस और प्लस जब गुणा करेंगे तो निशान किसका आएगा, माइनस का। यानी इसको खोलने पर जो समीकरण आएगा वो किस तरह का आएगा, -1/v माइनस 1/u बराबर -1/f। अब इनको माइनस वाली को इधर ले गए, इधर वालों को इधर ले गए, तो इस तरह का फॉर्मूला हमको प्राप्त होगा, जो हमने शुरू में बोला था कि दर्पण सूत्र है। यानी 1/f माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं, इधर जाएंगे तो ये भी किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो वही चीज़ हुई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये है हमारा क्या, दर्पण सूत्र। आपको ये व्युत्पन्न करने के लिए आता है, 2 नंबर का प्रश्न बनता है, ये बहुत सरल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवर्धनता की। किसको कहते हैं आवर्धनता, वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा प्राप्त हुआ, ये क्षमता किसकी होती है, दर्पण की। तो हम यही कहेंगे कि दर्पण की वह क्षमता जो ये बताए कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना आवर्धित हुआ है, वही क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। हम परिभाषित कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। अब इसको दूसरी तरह से भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये जो आवर्धनता है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होती है। यानी हम लिख सकते हैं m बराबर है h'/h। h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बटे h क्या है, बिंब की ऊंचाई। तो ये हमारा आवर्धन का एक क्या है, सूत्र प्राप्त हो गया। ये सूत्र तब कारगर है जब हमारे पास h' और h का मान है, यानी ऊंचाई दे रखी है। पर यदि मान लीजिए हमारे पास ऊंचाई तो है ही नहीं है और फिर भी हमको आवर्धनता ज्ञात करनी है, तो हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आप ये चित्र देखिए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर 2 त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQO, कौन कौन सा हो गया PQO, PQO ये वाला त्रिभुज और ABO, ये दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और आपको पता ही है समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि देखिए आप, इस त्रिभुज की संगत भुजाएं कौन सी हो गई, PQ बटे, इस त्रिभुज की संगत भुजाएं निकालिए आप, PQ बटे OP किसके बराबर होंगी,
इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं के, इसकी कौन सी हो गई, ए बी बटे ओ ए। तो ये समीकरण आ जाएगा हमारा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये समीकरण आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने, इस ए बी को यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले गए, पी क्यू बटे ए बी बराबर ओ पी बटे ओ ए। यहाँ पे अब ये सूत्र किस तरह से आया, कैसे आया, पी क्यू बटे, पी क्यू ये था, बटे ए बी बराबर किसके, ओ पी बटे ओ ए। ये हमने लिखा था अभी यहाँ पे। अब इसमें किसका मान रख दो, इन सारी दूरियों का मान रख देंगे हम। कैसे, पी क्यू क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच डैश, ए बी क्या है, बिंब की ऊंचाई यानी एच, बराबर आई गया ये यहाँ पे। ओ पी क्या है, ओ पी प्रतिबिंब की दूरी यानी वी, और ओ ए क्या है, बिंब की दूरी यानी यू। तो एच डैश अपॉन एच किसके बराबर हो गया, वी अपॉन यू के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि m बराबर v अपॉन यू। अब चूंकि ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो ये कैसी हो गई, ऋणात्मक, तो माइनस v अपॉन यू। तो ये फॉर्मूला भी हमारा एक बनता है। अब मान लीजिए आपको m नहीं दे रखा, इस पूरे में से कोई भी 3 चीज़ें दे रखी हैं तो हम चौथी चीज़ भी निकाल सकते हैं। ये सूत्र हैं छोटे छोटे, ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, और चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात और, यहाँ m जो है यानी आवर्धनता, ये धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती है। इसका तो केवल मान होगा कि ये आधी हो गई या दुगनी हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो, कितने गुना हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। ये धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पर जो धनात्मक ऋणात्मक यानी m का मान यदि धनात्मक और ऋणात्मक आता है तो वो ये बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है या फिर आभासी प्रतिबिंब होता है। उसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण के लिए हमें देखना है, तो अवतल दर्पण में हमने बहुत सारी स्थिति देखी थी कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक भी बन रहा था, आभासी भी बन रहा था। तो किस तरह से इस आवर्धनता के आधार पर देख सकते हैं। मान लीजिए m का मान क्या आया, ऋणात्मक आया, पर m का मान जब ऋणात्मक है तो v यानी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की दूरी से क्या है, अधिक है। दिख रहा है ना, v इज ग्रेटर देन u, यानी v का मान u से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, m ऋणात्मक से तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, तो 2 बातें तो हमको पता चल गई। अब जब प्रतिबिंब की दूरी अधिक है तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गई, ये वस्तु की दूरी छोटी है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, अधिक है, तो प्रतिबिंब भी वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह से यदि m ऋणात्मक है और v बराबर u के, यानी m किसको कहा, आवर्धनता को, वो कैसी आई, ऋणात्मक आई। तो इससे ऋणात्मक शब्द सुनते ही m का पता चल गया कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। दूसरी चीज v बराबर किसके, u के। यदि प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी दोनों बराबर हैं तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का आकार भी क्या होगा, बराबर। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। तीसरी स्थिति, यदि m ऋणात्मक है पर प्रतिबिंब की दूरी इज स्मॉलर देन बिंब की दूरी, यानी v इज स्मॉलर देन u, तो क्या होगा, ऋणात्मक से तो समझ में आ गया वास्तविक और उल्टा। अब यहाँ पे वस्तु की दूरी अधिक है, प्रतिबिंब की दूरी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, और वही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगली स्थिति, यदि m का मान क्या आता है, धनात्मक आता है, तो धनात्मक होने से हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। और यहाँ पर जब भी ये स्थिति आएगी, ये छठी स्थिति है अवतल दर्पण से, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि हमारी जो वस्तु थी वो कहाँ थी, ये मान लीजिए दर्पण था तो ये ध्रुव और F के मध्य थी, तो ये दूरी तो बहुत कम थी, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहाँ पर बनता है, तो ये दूरी क्या होती है, v अधिक होती है। तो जब भी धनात्मक मान आता है m का, तो हमेशा ध्यान रखो कि v का मान क्या होता है, हमेशा u से अधिक होता
है, यानी v इज ग्रेटर देन u, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा ही बनता है। उत्तल दर्पण में क्या रहेगा? उत्तल दर्पण में आप जानते हो हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो m का मान क्या होगा? हमेशा धनात्मक ही होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। अब m का मान हमेशा ही धनात्मक होगा, तो क्यों? क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है और वस्तु भी क्या होती है? मुख्य अक्ष के ऊपर ही होती है। तो जब h और h डैश दोनों ही धनात्मक है, यानी m बराबर h डैश बटे h, दोनों कैसे हैं? धनात्मक, तो ये भी आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होता है, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होता है। तो आज बच्चों जो हमने पढ़ा वो था कार्तीय चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र और आवर्धनता। ये तीन बातों के बारे में हमने जाना।